सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका संबंध है क्लास 12 से और पॉलिटिकल साइंस का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका 6th चैप्टर है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज में हम इसे 3 पार्ट में बांटेंगे। सबसे पहले पार्ट में यानी कि आज वाले पार्ट में हम इसके बेसिक्स को समझेंगे। दूसरे पार्ट में जितने भी सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन से हुए हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी सम्मेलन है उन सबको डिस्कस करेंगे। और लास्ट पार्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे हम हमेशा करते हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? चैप्टर का नाम क्या है? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर यह समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके के टॉपिक्स को हमारे सिलेबस में क्यों डाला गया। अगर आपको ये क्लेरिफिकेशन नहीं है तो हम आगे स्टेप नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि वर्ल्ड को हमने 3 पार्ट्स में बांटा। एक डेवलप्ड नेशंस यानी कि विकसित देश, एक डेवलपिंग यानी कि विकासशील, और तीसरा अंडर डेवलप्ड यानी कि अल्प विकसित। तो ये 3 तरीके के जो देश हैं, इनमें जो विकास कर चुके हैं उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, यानी कि अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल किया। और आज वो स्थिति आ चुकी है कि पर्यावरण का ह्रास हो रहा है और पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित होता जा रहा है। और इसीलिए इस चैप्टर को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपके नए सिलेबस में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको रखा गया है। चलिए सबसे पहले चैप्टर का सिलेबस लिख लेंगे, पर्यावरण आंदोलन। यहाँ पर हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? पर्यावरण आंदोलन को। ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है बेटा। आपकी बुक में जो है वो अपडेशन नहीं है, तो जितने भी पर्यावरण आंदोलन पहले से अब तक यानी कि 1945 से लेकर अब तक जितने भी मूवमेंट हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, हमें उन सब को पढ़ना है। आपकी बुक की बात करें जो आपके पास अवेलेबल है, उसमें केवल 3 आंदोलन की बात की गई है, लेकिन अब हमें 2022 तक जितने मूवमेंट हो रखे हैं उन सबको पढ़ना है। क्लियर है बच्चे? दूसरा यहाँ पर है जो आपको पढ़ना है, हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, वैश्विक तापमान। क्या है? वैश्विक तापमान कि किस तरीके से वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बेटा? उसके बाद नेक्स्ट जो आपका हेडर है वो है जलवायु परिवर्तन। क्या है? जलवायु परिवर्तन। उसके बाद आपका सिलेबस कहता है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। किसका? प्राकृतिक संसाधन जो है आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, संसाधनों का संरक्षण। तो कोई मुझे बताएगा संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण जो टर्म है वो हम किस सेंस में यूज करते हैं? रिसोर्सेज को रिजर्व करके। जैसे कोई भी इन्वायरमेंट की बात करें, कोई स्पीसीज हो सकता है वो लुप्त होता जा रहा है, वो समाप्त होता जा रहा है, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड? संरक्षण। तो ये जो प्रकृति है अब वो समय आ गया है कि हमें उसका संरक्षण करना है। इसमें आप कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें आप इंडोजीनियस पीपल पढ़ेंगे, मूल निवासी पढ़ेंगे, इमारती लकड़ियां पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे, जल जंगल और ज़मीन, ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये सारा जो सिलेबस है आपका सिर्फ इतना सा है। ये सिलेबस क्या है? ये आपका न्यूली सीबीएसई का सिलेबस है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये किसने बताया है? सीबीएसई का 2022-23 का जो सिलेबस है, जो न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो दिए गए। दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे ये बहुत लेंदी चैप्टर है
और अगर मार्क्स की बात करूं तो टोटल 8 मार्क्स जो हैं वो आपका ये चैप्टर कवर अप करेगा। कितने मार्क्स करेगा? 8 मार्क्स, यानी कि 8 अंक जो हैं इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो कंसर्न है कि पर्यावरण को लेकर जो चिंता है वो क्यों बढ़ रही है। क्या पर्यावरण को लेकर चिंता जो है वो क्यों बढ़ रही है? लिखते चलेंगे साथ साथ, पर्यावरण की चिंताएं, कि आज हमें ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि पर्यावरण जो है उसको सुरक्षित करना अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया। क्लियर है बेटा? यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट के रूप में लिखेंगे कृषि योग्य भूमि। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? कृषि योग्य भूमि। अब कृषि योग्य भूमि से क्या अभिप्राय है कि कृषि करने के लिए जो ज़मीन है वो दिन ब दिन क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। या आप कह सकते हैं सूखा पड़ रहा है, बाढ़ पड़ रहा है, इसकी वजह से ज़मीन की जो उर्वरकता है, पैदा करने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। दूसरे पॉइंट के रूप में आप लिख सकते हैं ओजोन लेयर में छेद, यानी कि ओजोन परत में छेद। ओजोन परत आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ओजोन परत जो है उसमें क्या होता है कि वो हमारी पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उससे क्या करती है? बचाव करती है। और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से उसमें छेद होना शुरू हो गया, और वो छेद जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और अगर अभी हमने इसके ऊपर काम करना शुरू नहीं किया तो आने वाली जो पीढ़ी है वो किसी न किसी डिजीज से, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहेगी। क्लियर है बेटा? पहला पॉइंट क्या है? कृषि योग्य भूमि में कमी। दूसरा, ओजोन परत जो है उसमें क्या हो रहा है? छेद हो रहा है। अब इस छेद की वजह से कई और काम भी हो रहे हैं। ठीक है, वो काम क्या हो रहे हैं? विश्व का तापमान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? विश्व का तापमान जो है वो क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब तापमान बढ़ने से क्या होगा? जल्दी बताएंगे। और शहर नष्ट हो जाएंगे। और चलिए, तो देखिए विश्व में जब भी तापमान बढ़ेगा तो हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हमारी लाइवलीहुड के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? इसके बाद नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि मानव अस्तित्व को खतरा। मानव अस्तित्व को खतरा। अब देखिए मानव अस्तित्व को किस तरीके से खतरा हो सकता है? जब उसके जीवन जीने योग्य वातावरण बचेगा ही नहीं तो क्या होगा भाई? उसके जीने लायक तो बचा ही ना हवा है अच्छी, ना पानी अच्छा है, ना खाने के लिए खाना अच्छा है, तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। क्लियर है बेटा ये पॉइंट भी? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर पीने योग्य जल की कमी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पीने योग्य जल की कमी। अब पीने योग्य जल की कमी क्यों हो रही है? जैसा आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा कि पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है वो पानी है, लेकिन वो पीने लायक नहीं है। उसमें से बहुत कम स्टोरेज जो है वो पीने लायक है, और जो हमने ग्लेशियर के रूप में बचा रखी है वो भी मेल्ट हो रही है। वो मेल्ट होकर कहाँ जा रही है? सी में जा रही है, समुद्र में जा रही है। तो जो थोड़ा बहुत पीने लायक पानी है वो भी हम क्या कर रहे हैं? वेस्ट कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगले पॉइंट के रूप में हम लिख सकते हैं सीमित संसाधन। संसाधन क्या होते जा रहे हैं? संसाधन जो हैं वो सीमित होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। अब ये कम क्यों होते जा रहे हैं? जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, पानी बढ़ रहा है, ज़मीन कम हो रही है, तो यहाँ से संसाधन भी क्या है? धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और लोग जो हैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, आप सब्जी वाले के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई सरकार ने मना कर दिया है
कि अब हम आपको पॉलीथीन नहीं देंगे। तो पॉलीथीन जो है वो भी क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। देखिए प्लास्टिक के बारे में कहा जाता है जिस प्लास्टिक की एज सबसे ज़्यादा कम होती है वो प्रकृति को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे आपने पेप्सी पी तो वो रिसाइकिल हो जाती है, उसका कुछ बन जाएगा, लेकिन ये जो खाने वाली पन्नी है जो आप चिप्स कुरकुरे खाते हैं या जिसमें सब्जी लेके आते हैं, ये इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं बढ़ता प्रदूषण। बढ़ता प्रदूषण ये वो कारण है, ये वो चिंताएं हैं जिसकी वजह से आज हमें पर्यावरण के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्लियर है बेटा, इसमें कोई डाउट, कुछ पूछना बताना? तो अगर 4 मार्क्स का सवाल आ रहा है कि पर्यावरण की वर्तमान समय में या समकालीन विश्व में कौन कौन सी चिंताएं हैं, तो आप लिखने में सक्षम हैं? आवाज़ ही नहीं आ रही, लिखने में सक्षम है? वो देखो, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला आपका सवाल बनता है, समकालीन विश्व में पर्यावरण से संबंधित कोई 4 चिंताएं बताएं। समकालीन विश्व में पर्यावरण से संबंधित कोई 4 चिंताएं बताएं। इसको मिटा दिया जाए? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलते हैं चैप्टर के बेसिक कंसेप्शन पर। अब हमें पता है कि कौन कौन सी चिंताएं हैं। तो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूं कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका नाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। वैसे आप छोटी क्लासों में इसको पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर क्या बात कह रहा है। पर्यावरण, पर्यावरण 2 चीज़ों से बना हुआ है। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला है परि और उसके बाद है आवरण। आवरण, तो परि का मतलब क्या होता है, ऊपरी। क्या होता है, ऊपरी। ऊपरी लेयर जो है, ऊपरी सतह जो है, उसको हम परि बोलते हैं। और आवरण का मतलब होता है वनस्पति जीव जंतु, वनस्पति जीव जंतु आदि से घिरा हुआ। आदि से घिरा नहीं, घिरा हुआ। तो अब अगर आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का सवाल आ रहा है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन क्या आया, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, लिख पाएंगे? जल्दी से लिख लीजिए क्वेश्चन, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का आ रहा है, 1 अंक का सवाल आ रहा है। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे पर्यावरण को हम संधि विच्छेद कर कर देख सकते हैं। परि का मतलब होता है ऊपरी और आवरण का मतलब होता है वनस्पति जीव जंतु आदियों से घिरा हुआ, जो है वही क्या है, हमारा पर्यावरण है। चलिए हो गया बेटा ये क्वेश्चन आ रहा है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, लिख पाएंगे? मिटा दूं? जल्दी लिखो। तो ये सब फालतू के काम छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दें। एक पौधा पहले 10 साल आपसे मांगता है केयर, लव, पानी, खाद, और 10 साल बाद वो आपको फल देता है। आप सभी उसी तरीके के पौधे हैं। आप अपने आप को आने वाले 10 सालों में खाद, पानी, अच्छी सेहत, अच्छी सोच, अच्छी नॉलेज देंगे तो आने वाले 10 साल में आपका जो चरित्र होगा, जो स्वभाव होगा, आपका जो एक व्यक्तित्व होगा, वो आपको कमा कर देगा। नहीं तो ई रिक्शा है ही। इस चैप्टर से एक ऐसा सवाल है जो मोस्ट रिपीटेबल है, वो आएगा ही आएगा। अगर ये चैप्टर इस बुक में है तो ये सवाल जरूर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है सांझी संपदा। सांझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, परंतु अलग अलग
अब यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि सांझी संपदा किसे कहा गया? क्वेश्चन क्या है? सांझी संपदा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां। तो दो चीजें आ रही हैं, देखो यहां पर पहला क्या आ रहा है? सांझी संपदा। आपको सबसे पहले किस पर काम करना है? सांझी संपदा किसे कहा जाता है? दूसरा है अलग अलग जिम्मेदारियां। ये कौन सी जिम्मेदारी है जो कि अलग अलग है? ये हम आज के इस लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा जिसे हम कवर अप करेंगे। तो देखिए, सांझी संपदा का मतलब क्या होता है? ऐसा संसाधन, ऐसी संपदा जिस पर किसी एक समुदाय का हक नहीं होकर पूरे विश्व का हो। बात समझ में आई? सांझी संपदा का अर्थ क्या है? ऐसे संसाधन, ऐसे आपके रिसोर्सेज जिस पर किसी एक समुदाय का हक ना होकर पूरे विश्व का हक हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? सांझी संपदा। चलिए लिखेंगे फटाफट। ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक समुदाय का अधिकार ना होकर संपूर्ण मानव जाति का अधिकार, संपूर्ण मानव का अधिकार, जाति का अधिकार। क्लियर है बेटा? चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें जो है वो समझ नहीं आएगी। अब सांझी संपदा क्लियर है? ऐसे सोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिस पर किसी एक का अधिकार ना होकर जो पूरा मानव समुदाय है, पूरा विश्व है, उसका अधिकार होता है, उसे ही हम सांझी संपदा कहते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेंगे। संयुक्त परिवार का चूल्हा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे जो जॉइंट फैमिलीज होती हैं, न्यूक्लियर फैमिली नहीं, जॉइंट फैमिली, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का जो चूल्हा हो गया, ठीक है, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। ये जो हवा बह रही है, हवा, ऑक्सीजन, इस पर किसी का अधिकार है? नहीं है। तो ये भी क्या हो गया हमारा? सांझी संपदा। ऐसे ही हम कह सकते हैं जल, समुद्र, भूमि, वन आदि, ये सारे जो हैं ये क्या हैं? सांझी संपदा के उदाहरण हैं। इन पर किसी एक का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार रहता है। अब ये अलग अलग जिम्मेदारियों का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे समझते हैं। अब देखिए, अलग अलग जिम्मेदारियों का मतलब क्या होता है, इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप इसे बेटर वे में समझ पाएं। ये मैंने एक थाली बनाई, इसे क्या मानिए? एक थाली है। इसमें 10 लोग खा रहे हैं। कितने लोग खा रहे हैं? 10 लोग जो हैं वो खाना खा रहे हैं। अब इसमें से ये जो खाना है ये लगभग 70% खाना है। ये 70% खाना जो है वो कितने लोगों ने खाया? 2 लोगों ने। कितने लोगों ने खाया? 70% खाना जो है वो 2 लोगों ने खाया। उसके बाद इसमें से 20% खाना जो है वो 4 लोगों ने खाया, या इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, 3 लोगों ने खाया। 70% खाना 2 लोगों ने खाया और 20% खाना 3 लोगों ने खाया। कितने बच गए? 3 2 5, 5 लोग बच गए। और ये बेचारा जो 10% खाना है ये उन 5 लोगों ने खाया। बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? समझ में आ रही है? तो ये जो 70% खाना है ये 2 लोगों ने खाया, उसके बाद जो बचा 20% वो 3 लोगों ने खाया और 5 लोगों ने 10% खाना खाया। खाना क्या हो गया? समाप्त। अब बारी आती है प्लेट को धोने की।
तो यहाँ पर जो 70% लोग जो खाना जिन लोगों ने खाया वो क्या कह रहे हैं कि भैया हम सब ने एक साथ मिलके खाया है, तो इस थाली को पूरी साफ करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी बराबर है। तो यहाँ पर 70% खाना जो है वो 2 लोगों ने खाया, तो इस थाली को साफ करने की ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? ये 70% खाना जिसने खाया है। तो ये जो 70% खाना खाया है इसे ही हम क्या कह देते हैं? विकसित देश। क्या कह देते हैं? और ये जो 20% 3 लोगों ने खाया इसे कह देते हैं विकासशील। और ये क्या हो गए? अल्प विकसित। क्लियर आ रही है बेटा बात समझ में? तो ये जो 70% खाना है इसे रिसोर्स मान लीजिए कि विश्व के 70% संसाधनों का जो इस्तेमाल है वो विकसित देशों ने किया, लेकिन जब पर्यावरण के संरक्षण की बात आती है तो वो कहते हैं कि नारे ना, जिम्मेदारी सबकी है। जो देश अभी जिसने विकास करना शुरू ही किया है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तो इसे ही कहा गया है अलग अलग जिम्मेदारियां कि साझी संपदा में तो आप अपना अधिकार दिखा रहे हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो आप अपना कदम पीछे उठा लेते हैं। इसे ही बोला गया है साझी संपदा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां। और 1992 में रियो डी जनेरिया, ये जब हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा डिटेल में करेंगे। 1992 में एक सम्मेलन होता है रियो डी जनेरिया। रियो क्या है? उस जगह का नाम है, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया रियो डी जनेरिया। इस सम्मेलन में विकसित देशों ने माना कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में हमारी जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा थी, हमने ज़्यादा कंज्यूम किया, इसीलिए इसे साफ करने की जो जिम्मेदारी है वो भी हमारी अधिक होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।